एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए अपने शहर आता है। शहर में वह एक बिजनेस शुरू करता है और उसका बिजनेस काफी अच्छा चलने लगता है, काफी पैसे आने लगते हैं। अचानक से एक दिन वह गायब हो जाता है। जब वह गायब हो जाता है तो उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, लेकिन 9 महीने तक पुलिस उसकी तलाश करती है और उस व्यक्ति का कहीं अता पता नहीं चलता है। एक दिन उसकी लाश मिलती है। पुलिस लाश की शिनाख्त करती है तो उसी बिजनेसमैन के रूप में उसकी पहचान होती है। पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो जो सच सामने निकल कर आता है वाकई में वो हैरान कर देने वाला था। सच काफी डरावना था। नमस्कार, मैं विशुराज स्वागत करता हूं इस वारदात तक एक और नए एपिसोड में। आज की कहानी सुनने के बाद वाकई में आप हैरान रह जाएंगे। आज की कहानी में एक व्यक्ति का कत्ल नहीं होता है, बल्कि एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का भी कत्ल होता है। आज की कहानी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है, जिला पारा। पारा के अंतर्गत एक कोतवाली लगती है, कोतवाली अंबिकापुर। अंबिकापुर में एक दुकान रहती है मोबाइल की। मोबाइल की दुकान रहती है। मोबाइल की दुकान से कुछ लोग सिम ले रहे होते हैं। सिम लेने के बाद वह जब गली से होते हुए अंदर जाते हैं तभी उन्हें नाले के पास से काफी बदबू आती है। वह बदबू बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो लोगों को जाकर बताते हैं कि नाले के पास से काफी बदबू आ रही है और बदबू इतनी भयानक आ रही है जैसे लग रहा है कि कोई इंसान या कोई जानवर मरा हो। अब कुछ लोग वहां जाकर देखते हैं, नाले में कुछ दिखाई नहीं देता है, नाला काफी बड़ा रहता है। तभी यह खबर वहां के नगर पालिका परिषद को दिया जाता है। वहां से कुछ सफाई कर्मचारी आते हैं और जब सफाई करते हैं तो उस नाले से कई कटी हुई बॉडी मिलती है। कई बॉडी के कटे हुए पार्ट मिलते हैं, करीब 35 से 36 टुकड़ों में। अब सफाई कर्मचारी उस लाश को देखने के बाद हैरान रह जाते हैं, डर जाते हैं। तुरंत ही कुछ लोग वहां पर पुलिस को फोन करते हैं। मौके पे अंबिकापुर की पुलिस पहुंचती है और लाश को अपने कब्जे में लेती है। पुलिस काफी देर तक तलाश करती है उस नाले में। दरअसल जो नाला रहता है वह काफी बड़ा रहता है। उस नाले का नाम रहता है गर्दन पाट स्थित नाला, जो कि कॉलोनी के थोड़ा सा बाहर था, लेकिन लगभग लोगों का उधर से आना जाना अक्सर करके रहता था। अब पुलिस उस नाले में काफी देर तक तलाश करती है, लेकिन जो सफाई कर्मचारी होते हैं थक जाते हैं, लेकिन जो शरीर का गर्दन होता है यानी कि जो सर होता है वह नहीं मिलता है। शरीर के सारे पार्ट्स मिल जाते हैं, गर्दन गायब रहता है। अब पुलिस के सामने एक नई चुनौती थी। दरअसल शरीर की जो गर्दन थी वह गायब थी। आखिर शिनाख्त पुलिस करे तो कैसे करे। उस कटी हुई बॉडी को लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में खुलासा होता है कि उसे किसी धारेदार हथियार से कई पार्ट्स में काट दिया गया था। अब यह खबर पूरे शहर में गूंजती है। सारे लोग दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। अब पुलिस करीब कई महीनों तक आसपास के थानों में पता लगाती है किसी व्यक्ति के गायब होने की, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। तभी एक दिन एक थाने में एक FIR दर्ज रहती है, शिकायत दर्ज रहती है एक व्यक्ति राजेश जायसवाल के गायब होने की। अब पुलिस उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर और जो उसका DNA कराया गया था, उस DNA रिपोर्ट को लेकर उसका सैंपल राजेश के घर जाती है। राजेश के परिवार वालों से पूछताछ करती है तो जो राजेश की बहन होती है वह शिकायत दर्ज कराई रहती है। राजेश की बहन से उसका DNA मैच कराया जाता है। सैंपल लेकर DNA जांच कराया जाता है। उसके बाद दोनों का DNA मैच कराया जाता है तो DNA सैंपल मैच कर जाता है। अब पता चलता है कि वह बॉडी राजेश जायसवाल की थी। बहन यह बात सुनते ही रोने लगती है। परिवार वालों के ऊपर मातम छा जाता है। रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं।
परेशान हो जाते हैं। आसपास के पड़ोसी रिश्तेदार जो भी इस खबर को सुनता कि राजेश की हत्या कर दी गई है, उसका सर गायब है और बॉडी को कई पार्ट्स में काटा गया है, कई पार्ट में काटा गया है, जो भी इस घटना को सुनता हैरान रहता। सभी लोग उसके घर जाते, सांत्वना देते। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि आखिर राजेश का कत्ल किया किसने, क्या कारण रहा होगा, हुआ कैसे। पुलिस छानबीन में लग जाती है। तभी एक सच सामने निकल कर आता है। दरअसल राजेश की शादी पास के ही एक गांव में एक सुनीता नामक सुंदर महिला से होती है। सुनीता बेहद ही सुंदर रहती है। दोनों की शादी हो जाती है, दोनों जीवन यापन कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो पैसे होते हैं उनके पास वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब जो राजेश होता है वह दिमाग लगाने लगता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि पैसे आए, इस पैसे से कोई बिजनेस किया जाए ताकि यह पैसा भी खत्म ना हो और पैसा भी बना रहे। अब वह बिजनेस के सिलसिले में अपने पत्नी को लेकर शहर जाता है, सुनीता को लेकर शहर जाता है। शहर जाने के बाद वह कई तरह के बिजनेस को देखता है, कई सेकेंड हैंड कारों का वह धंधा करता है, बिजनेस करता है, उसमें वह सफल रहता है। फिर एक दिन वह ऑटो निकलवाता है। ऑटो निकलवाने के बाद वह अपने ही गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम सुनील जायसवाल रहता है, सुनील जायसवाल को वह काम पर रख लेता है। दरअसल सुनील जायसवाल काफी गरीब रहता है। वह सिर्फ ऑटो चलाकर ही जीवन यापन करता था। काफी अच्छी ड्राइविंग आती थी उसे। अब राजेश उसे काम पर रख लेता है। जो राजेश होता है वह बाहर का काम देखा करता था, घर का, परिवार का, और ऑटो का काम उसकी पत्नी सुनीता देखती थी। सुनीता सारे पैसों का हिसाब करती थी। अब धीरे धीरे करके कई महीनों में अब उसके पास कई सारी ऑटो हो जाती हैं, कभी 6 से 7 ऑटो चलने लगती हैं। कुछ ड्राइवर तो अपने घर चले जाते, लेकिन एक ड्राइवर जो सुनील जायसवाल होता वह कभी कभी उसके घर पर ही रुक जाया करता था। दरअसल जब भी वह बाहर जाता राजेश जायसवाल अपने काम से, तो उसकी पत्नी घर पर अकेली रहती थी और जो उसका मकान था वह थोड़ा सा कॉलोनी से हट के था। दरअसल ऑटो का जो भी बिजनेस करता है या किसी भी वाहन का बिजनेस करता है तो वह ऐसी जगह किराए का मकान लेता है जहां पर साधन को यानी कि वाहन को खड़ा करने का जगह मिल सके। तो थोड़ा सा कॉलोनी से हट के उसका मकान रहता है। अब आए दिन राजेश अपने काम से बाहर रहता था। कभी दोपहर में घर आता तो कभी शाम को घर आता, तो कई दिन तक घर से बाहर रहता था। एक दिन जो राजेश की बीवी होती है वह नहाकर जब कमरे में जाती है, तभी सुनील जायसवाल पहुंचता है और कहता है, मैडम मुझे ऑटो की चाबी चाहिए। जो पत्नी होती है सुनीता वह कहती है, बाहर रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। लेकिन जो सुनील जायसवाल होता है वह शायद सुन नहीं पाता है, वह कमरे में चला जाता है और वह देखता है कि जो उसकी मालकिन है वह कपड़े बदल रही थी। अब वह अपने मालकिन को देखने लगता है। मालकिन को लगता है कि शायद ड्राइवर अंदर आ गया है। अब वह पलटती है, पीछे देखती है तो पीछे ड्राइवर खड़ा था। वह शर्मा जाती है। अब धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ने लगती है। अक्सर करके वह सुनीता को मालकिन न कहकर सुनीता कहकर बुलाने लगता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। अब दोनों के बीच मोहब्बत शुरू हो जाती है। दोनों में इश्क हो जाता है और इश्क धीरे धीरे परवान चढ़ने लगता है। अब दोनों प्यार के भंवर में डूबने लगते हैं। राजेश अक्सर घर आता तो अपने ड्राइवर सुनील जायसवाल को काफी मानता था, पैसे भी देता, घर भी बेचता, कोई भी किसी भी तरह का उससे जाति नहीं करता, फालतू हिसाब नहीं लेता, अपने भाई की तरह उसको मानता था। लेकिन दोनों के रिश्ते के बारे में राजेश को कुछ भी पता नहीं था। अब एक दिन राजेश घर से निकलता है, लेकिन वह घर नहीं लौटता है। करीब 2 दिन हो जाते हैं और जब उसकी पत्नी उसको फोन करती है तो उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। फोन स्विच ऑफ आता है। पत्नी आसपास सभी ऑटो ड्राइवर से पूछताछ करती है
जो जायसवाल होता है, सुनील जायसवाल, वह भी फोन करता है, आसपास पूछताछ करता है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। दोस्तों, रिश्तेदारों, हर जगह पता किया जाता है, लेकिन राजेश का कुछ कहीं भी अता पता नहीं चलता। अब पत्नी परेशान हो जाती है, रोने लगती है और रोते हुए अपने फोन से अपने ससुराल फोन करती है, गांव फोन करती है। और जो गांव पर उसकी बहन अपनी माता के साथ रहती थी, पिताजी का काफी पहले देहांत हो चुका था। अब उसकी बहन जब यह बात सुनती है, जिसका नाम ललिता रहता है, ललिता यह नाम सुनती है तो यह कि उसका पति, उसका भाई कई दिनों से घर नहीं आया है, वह परेशान हो जाती है। ललिता को अपने भाभी पे पहले शक होता है कि आखिर भाभी को कुछ पता नहीं है, भाई कहीं जाता था तो भाभी को बता के जरूर गया होगा। अब वह पुलिस में एफआईआर दर्ज कराती है, शिकायत दर्ज कराती है अपने भाई के गुम होने की, लेकिन वह भाभी का नाम नहीं लेती है। भाभी से वह सवाल जवाब करती है कि आखिर भैया कहीं गया होगा तो तुम्हें बता के जरूर गया होगा। जो सुनीता होती है वह कहती है अक्सर करके वह डेली काम से जाया करते थे तो वह इतना कुछ बता के नहीं जाते थे, उनका डेली का काम रहता था। ललिता परेशान रहती है, रोती है, चीखती है। करीब 9 महीने गुजर जाते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है। एक दिन कुछ व्यक्ति जब कॉलोनी से गुजर रहे होते हैं तो जो नाला पड़ता है, गर्दन पाट नाला, वहां देखते हैं काफी बदबू आ रही थी। लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ अजीब बदबू आ रही है, जैसे कुछ सड़ा गला हो। तभी नगर पालिका को सूचित किया जाता है, वहां से कुछ कर्मचारी आते हैं, सफाई करते हैं तो देखते हैं उसमें लाश के टुकड़े पड़े हुए हैं। कई सारे टुकड़े थे, सारे टुकड़ों को जाल से छान छान कर किसी तरह से इकट्ठा किया जाता है। अब पुलिस उस टुकड़े को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, उसका डीएनए सैंपल लेकर रख लेती है। तभी कई महीने तक पुलिस को छानबीन करती है, लेकिन उस लाश का कुछ पता नहीं चलता है, शिनाख्त नहीं हो पाती है। तभी पुलिस के पास एक फोन आता है एक थाने से कि एक व्यक्ति पास के ही एक गांव का रहने वाला राजेश कई महीनों से अंबिकापुर से ही लापता है। तब पुलिस को शक होता है और पुलिस उसकी बहन से उसका डीएनए जांच कराती है। डीएनए सैंपल मैच कर जाता है। अब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए बॉडी को उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है। पत्नी समेत सभी लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद पुलिस जांच में जुट जाती है। पुलिस पता लगाने लगती है कि आखिर इसका संपर्क किससे किससे था, कहां आता था, कहां जाता था। लेकिन करीब 1 महीने गुजर जाते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है। पुलिस हैरान थी। अब पुलिस को शक होता है उसकी पत्नी पर, क्योंकि उसकी पत्नी मृत्यु के बाद जो जायसवाल रहता था उसके साथ वह गांव से शहर आ गई थी। वह जब गांव जाती है और अपनी ननद को बताती है, फोन कर बताती है, फिर गांव जाती है और बताती है कि वह गायब हो चुका है, उसका भाई गायब है। उसके बाद वह घर नहीं रुकती है, वह शहर आ जाती है और जिसमें राजेश रहता था उसी मकान में वो अपने प्रेमी ऑटो ड्राइवर सुनील जायसवाल के साथ रहने लगती है। उसके माथे पे, उसके चेहरे पे कोई भी सिकन नहीं थी। और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो भी उसके चेहरे से कुछ भी जो दर्द होता है एक पति को खोने का, ऐसा कोई भी दर्द उसके चेहरे से छलक नहीं रहा था। पुलिस को शक होता है कि हो ना हो पति और उसका ड्राइवर का हाथ हो सकता है। अब पुलिस दोनों को थाने लेकर जाती है और थाने ले जाकर पूछताछ करती है। पूछताछ करते वक्त पत्नी अलग जवाब देती है, प्रेमी अलग जवाब देता है। इस बीच जो पुलिस होती है उसका शक सही साबित होने लगता है। अब दोनों को पुलिस अपने बातों में फंसाती है और दोनों से सच सामने उगलवाने लगती है। और जब पत्नी और जो ऑटो ड्राइवर होता है जब सच बोलता है, इस कत्ल की हकीकत बताता है, तो सुनने वाले पुलिस वाले और जितने भी लोग वहां मौजूद थे हैरान हो गए थे, सन्न रह गए थे इस कत्ल को सुनकर। महिला बताती है, जो सुनीता थी, कि उसका ऑटो ड्राइवर से
मोहब्बत था, संबंध था। आए दिन उसके साथ वह संबंध बनाया करती थी। दोनों एक दूसरे में काफी खुश थे। अब दोनों शादी करना चाहते थे और शादी कर कर घर अलग बसाना चाहते थे। अब उसका मन उसके पति में नहीं लगता था, यानी कि राजेश में नहीं लगता था, और वह धीरे धीरे राजेश से दूर जाना चाहती थी। एक दिन जो राजेश होता है वह ऑटो ड्राइवर और अपनी पत्नी को देख लेता है नग्न अवस्था में, आपत्तिजनक स्थिति में। वह झगड़े करने लगता है और ड्राइवर को मारने लगता है। तभी पत्नी पीछे से एक रॉड से अपने पति के सर पर वार कर देती है। उसका सर फट जाता है और वही बेहोश होकर गिर जाता है। पूरे कमरे में खून फैल जाता है। कुछ देर बाद दोनों मिलकर खून को साफ करते हैं। जो जायसवाल ऑटो ड्राइवर होता है वह मार्केट जाता है, वहां से एक आरी लाता है। आरी से अपने मालिक राजेश जायसवाल का बेरहमी से हाथ, पैर और गर्दन अलग कर देता है। साथ में पत्नी भी मदद करती है। दोनों प्लास्टिक में भरकर रात में उसी गर्दन पाट नाले में लाश को फेंक देते हैं, लेकिन जो सर होता है उसे ले जाकर पास के एक नदी में फेंक देते हैं। अब पुलिस हैरान रहती है कि आखिर एक पत्नी अपने ही पति का नाजायज संबंधों में इतनी बेरहमी से कत्ल कर देती है, और कत्ल करते वक्त यानी कि शरीर को काटते वक्त उसका शरीर भी, रूह भी नहीं कांपा, थोड़ी सी भी नहीं डरी। पुलिस उन लोगों को लेकर उस नदी पर जाती है और नदी में जाल डालकर तलाश किया जाता है, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस सोचती है हो सकता है कि शायद गर्दन मिल जाए, लेकिन गर्दन नहीं मिलती है। नदी काफी बड़ी रहती है और 9 महीने हो जाते हैं इस केस को, इस कत्ल को। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और 302 के तहत और भी कई धाराएं लगाकर जेल भेज देती है। जो भी इस कहानी, इस किस्से को, इस सच्ची घटना को सुनता हैरान रह जाता। बहन और परिवार पड़ोसियों को पता चलता है कि उसके भाई की हत्या उसकी पत्नी ने नाजायज संबंधों में की थी। वह रोने लगती है, चीखने लगती है, और वह कर भी क्या सकती थी। सुनीता कस्टडी में थी, जायसवाल कस्टडी में था, दोनों जेल जा चुके थे। सुनीता अपनी मां के साथ आज भी जीवन यापन कर रही है, और जो पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है अपने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए, आज प्रेमी और प्रेमिका दोनों जेल में सलाखों के पीछे चक्की पीस रहे हैं। दोनों को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। आते हैं आज की कुछ कमेंट पर। कुछ साथियों ने बहुत प्यार भरा कमेंट किया है, जिसको पढ़कर काफी अच्छा लगा। जिसमें गोपीनाथ जी हैं, जया वाधवानी जी हैं, रामदास जी हैं, सुबोध जी हैं, BSF सिलीगुड़ी से हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने जो प्यारा सा कमेंट किया था उसको पढ़ने के बाद काफी अच्छा लगा। यूं ही आप लोग कमेंट करते रहिए, अपना प्यार भरा आशीर्वाद, प्यार सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।